हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे आपकी करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास को, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 8 से 9 लेक्चर में 400 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ये पूरी तरीके से लास्ट 1 ईयर पे कंप्लीटेड करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है, जो फोकस रहेगी आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, जो 12 अक्टूबर को एग्जाम है। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार पीसीएस का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट में आई दृष्टि करंट अफेयर्स के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मैंने जो है कि बना के रख रखे हैं, क्लासेस प्रोवाइड की हैं, तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो चलो इसी कड़ी में आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 404 से। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी प्रकार की तैयारी के साथ साथ मैं आपको मेंस की भी तैयारी कंप्लीटली प्रीलिम्स होने के बाद कराऊंगा, विद हैंड रिटन नोट्स के साथ किस तरीके से लेक्चर लेके हम चीजों को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज चीजों को कवर करेंगे। तो जुड़े रहेंगे चैनल पे, तो आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 404 कह रहा है आपका, किस देश में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई मूनलाइट सोलर पैनल तकनीक को विकसित किया है, जो रात में बारिश के दौरान और बादलों से घिरे आसमान में भी बिजली पैदा कर सकती है। तो यहां पर ध्यान देना कि मून लाइट का मतलब क्या होता है? मून मतलब चंद्रमा, चांदनी रात कह सकते हो। और उस समय एक सोलर पैनल तकनीक को डेवलप किया जा रहा है कि अगर बारिश भी होगी या बादल भी घिरे होंगे ना, तो भी बिजली को पैदा किया जा सकता है। सामान्यतः सोलर लाइट से बिजली कब आती है? दिन में आती है, जब आपको सोलर पैनल से जो है कि लाइट मिलती है इजिली। लेकिन रात में भी बिजली पैदा करने के लिए बात की जा रही है, और ये कैलिफोर्निया में यूएसए के द्वारा तैयार की गई है। यह विधि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पैनल और आसपास की हवाओं के बीच में तापमान के अंतर का प्रयोग करेगी, कि जो पैनल लगा हुआ है जहां पर भी, और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, उसका यूज करके जो है कि इस चीज को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 अप्रैल 2025 को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के बारे में कौन सा सही है? अब यहाँ पे इंडिया जस्टिस जो रिपोर्ट होती है ना, 4 मेजर पिलर पे जो है कि काम करती है। जैसे किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था कैसी है, या उस राज्य की न्यायपालिका कैसी है, उस राज्य की जेल और कानूनी सहायता वगैरह किस तरीके की है, जिससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात है कि इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट को जारी करने के साथ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जिला अदालतों में महिला जजों की संख्या 2017 में जो 30% थी, वो 2025 में बढ़ के 38.3% हो गई। अच्छी बात है, यानी कि अच्छा पॉजिटिव सुधार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में जेलों में सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली है, मतलब उत्तर प्रदेश की जितनी भी जेलें, सबसे अधिक जो क्रिमिनल है, अपराधी है, वो यहीं पर है। और ये केवल यही रिपोर्ट नहीं फाइनल करती, बल्कि एनसीआरबी का अगर आप डाटा पढ़ो, एनसीआरबी का डाटा अगर आप पढ़ते हो 2022 का, 2023 का, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप में है इन सभी क्राइम करने के मामले में। इसीलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। यहाँ देखोगे कि ये जो रिपोर्ट है वो 4 प्रमुख न्यायिक स्तंभों, जैसे कि पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता, इनकी स्थिति और प्रदर्शन के आधार पर ही रैंक प्रदान करते हैं। यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, जैसे भारत में 20.3 यानी 20.3 लाख पुलिसकर्मियों में वरिष्ठ पदों पर 1000 से भी कम महिलाएं हैं। केवल वरिष्ठ पदों में बात की जा रही है, जो टॉप मोस्ट, जैसे डीजीपी रैंक हो गया, आईपीएस रैंक हो गई, एसपी रैंक हो गई, ऐसे में। और दिल्ली की जेलों में 91% कैदी विचाराधीन है, जो धीमी न्यायिक प्रक्रिया का संकेत है। यानी 91% कैदी ऐसे हैं जिनको केवल संदेह के आधार पर या किसी नॉर्मल जो है कि एफआईआर के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अभी तक उसकी न तो कोई पैरोल हुई, ना कोई बेल हुई, ना कोई कोर्ट कस्टडी हुई, कुछ भी नहीं, और वो ऐसे ही विचाराधीन चल रहे हैं। देश के 17% पुलिस थानों में सीसीटीवी ही नहीं मौजूद है, जिससे पुलिस में अगर मतलब थानों में अगर किसी महिला के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, या फिर कोई विटनेस है या कोई अपराधी है, उसके साथ अगर गलत व्यवहार किया है, तो उसकी कोई साक्ष्य ही नहीं देखने को मिलती है। और 30% पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क ही नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो महिला हेल्प डेस्क को लगभग हर थाने में डेवलप कर दिया गया है, कि अगर महिला को अपनी रिपोर्ट केवल एक महिला से ही करानी है, किसी जेंट्स पुलिस वाले से नहीं, तो वहां पे महिला हेल्प डेस्क होती है, जहां पे लेडीज जाके एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल से अपनी बातों की समस्या रख सकती है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 406 है, किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई चिप आयरनवुड का अनावरण किया? तो किस संगठन के द्वारा यह बनाया गया? तो गूगल के द्वारा बनाया गया। गूगल की एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट, बहुत ही फेमस कंपनी है ये। 7वीं पीढ़ी की इसने एआई चिप आयरनवुड लॉन्च की है। यह चिप खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के प्रदर्शन को बेहतर करेगी और तेज बनाने के लिए तैयार की गई है। अच्छा, गूगल का अपना भी एक एआई प्लेटफॉर्म है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमिनाई बोलते हैं, ठीक है। जेमिनाई एक इसका प्लेटफॉर्म है, और इसी को और बेहतर करने के लिए अल्फाबेट कंपनी ने क्या किया? आयरनवुड नाम की एक चिप बना दी है। देखो, इस टेस्ट सीरीज में क्या है ना, आपको स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, डिटेल
कॉन्सेप्ट पे आधारित भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इस तरीके के वन लाइनर प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस में हमेशा इस तीनों ही पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रश्न बनते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेस्ट है और आप इसे जो है कि इजीली सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब पर जाके। बात करते हैं कि यह चिप ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर को चलाने में भी मदद करती है, जहां बड़ी मात्रा में डेटा का एनालाइज कर तेजी से उत्तर दिए जाते हैं। टेक इंडस्ट्री में इस प्रक्रिया को इन्फरेंस कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट एक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न ये, आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? इस कार्यक्रम को उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले में एक गांव को संस्कृत भाषा के केंद्र के रूप में विकसित करना है। अच्छा, आपको पता है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी भाषाएं चलती हैं? ऑफिशियली लैंग्वेज के तौर पे संस्कृत भी चलती है और वहां पे हिंदी भी चलती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू चलती है, उसी तरीके संस्कृत और हिंदी उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है जो सरकार प्रयोग करती है। तो वहां पे संस्कृत को और बढ़ावा देने के लिए, संस्कृत के जो विरासत है उन्हें संरक्षित रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव डेवलप किया जाएगा जो पूरी तरीके से संस्कृत भाषा के रूप में विकसित हो चुका होगा। तो ये एक आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ये दोनों ही विशेषताएं इससे संबंधित है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को भी प्रोत्साहित किया जाए। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित मत्तूर गांव से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड ने 13 चयनित गांवों को आदर्श संस्कृत ग्राम के रूप में रूपांतरित किया जाएगा। तो शुरुआती दौर में कितने? 13 चयनित गांव, क्योंकि भाई 13 जिले। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जो दूसरी राजभाषा वो संस्कृत है और पहली राजभाषा क्या है हमारी? हिंदी है उत्तराखंड की। इसी तरीके से यूपी की भी जो है, अगर आप बात करोगे तो हिंदी आपकी पहली राजभाषा हो गई और दूसरी आपकी उर्दू हो गई। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि उर्दू को कौन से साल में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 408 की अगर हम बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो भैया ये केरल के तिरुवनंतपुरम वाले क्षेत्र में है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा केरल। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यह भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसे कंटेनर और बहुउद्देशीय कार्गो के लिए डिजाइन किया गया। और विश्व के स्तर पे जो सबसे फेमस कंपनी है यूरोपीय पैसिफिक ट्रांसशिपमेंट करके एक कंपनी के साथ, यूरोपीय नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है आप लोगों को, उसने भी सेकंड नंबर पे जो है कि हमारे इस विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट को अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया है कि वो इंटरनेशनल अगर लेवल पर ट्रेड कर रही हैं एशिया से, तो यहाँ पर जो है कि इसका प्रयोग करके जो स्टे करना या जो भी सपोर्ट लेना होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो ले सकती हैं यहाँ पर। बंदरगाह का जो विकास है सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत किया गया, जिसका डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया गया है। और सामान्यतः यहाँ पे अडानी पोर्ट्स को जो है कि प्रमुखता दी गई है। आगे बात करेंगे, 26 अप्रैल 2025 को स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में अत्यंत गरीबी 16.2% जो कि 11-12 से में थी, अब वो घट के 2.3% हो गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है क्या? नहीं मेरे भाई, ये जो स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट है ना, इसको जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक है आपकी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। और इसने कहा है कि भारत में जो अत्यंत गरीबी 16.2% थी 11-12 में, वो घट के 22-23 में 2.3% हो गई है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती, न कि WEF के द्वारा। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देखोगे अत्यंत गरीबी में गिरावट, जैसे भारत में कहा गया कि भैया 16.2% से घट के हम 2.3% पे आ गए हैं। यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह गिरावट 18.4% से 2.8% तक हुई, यानी कि ग्रामीण गरीबी में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। शहरी गरीबी 10.7% से घट के भी वहां पे 1.1% हो गई। ग्रामीण शहरी गरीबी अंतर 7.7 से घटकर 1.7% हो गया। तो सारे जो रिपोर्ट्स के आंकड़े वो कहीं ना कहीं गरीबी को कम करने पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा भैया? कि अगर कई बार होता है ना कि आप कोई खाने पीने का सामान ले रहे हो, पानी ले रहे हो, स्नैक्स ले रहे हो या खाना ले रहे हो, ट्रेन में ऑर्डर किया आपने और आपका ट्रेन में नेटवर्क नहीं है, क्योंकि भाई ट्रेन जब आपकी रनिंग होती है, ट्रैवल कर रही होती है, तो कहीं कहीं नेटवर्क आपका नहीं होता है, यूपीआई वगैरह आपका काम नहीं कर रहा होता है, और आजकल आदत खराब हो गई कि हम लोग वॉलेट में कोई कैश लेकर चलते नहीं है। तो ऐसे में एटीएम मशीन भी प्रोवाइड कर रही है बैंक, जो है कि आप ट्रेन में जाइए, एटीएम से पैसा निकालिए और दे दीजिए। तो ये काम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत में ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने वाला पहला बैंक बन गया। एटीएम को मुंबई मडनाड पंचवटी एक्सप्रेसवे में लगाया गया है। धीरे धीरे हो सकता है अगर ये योजना सफल रही तो ऑल ओवर इंडिया हर ट्रेनों में ये सुविधा देखने को मिल सकती है।
हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा जारी की गई एनुअल रैंकिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2024 की रिपोर्ट में जारी की गई रिपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा रिपोर्ट एक जारी की गई कि दुनिया का सबसे बिजी रहने वाले एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। अब बिजी रहने का मतलब क्या है, जहां पे डेली जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि आते हों, कहीं से जाते हों, मतलब एक तरीके से अराइव, टेक ऑफ, टेक ऑन, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजीआई 2024 में यात्री श्रेणी में दुनिया के शीर्ष 10 में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर। यात्री श्रेणी मतलब कि इस एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा यात्रियों का आवागमन होता है। दूसरा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो यूएसए में, ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखता है। इसमें जो है कि सबसे व्यस्त के रूप में जाना है। तो क्या दोनों बातें यहाँ पर सही हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। अगर आप देखोगे कि भारत का जो आईजीआई है ना, उसको 9वीं रैंक दी गई यात्री की श्रेणी में, और ओवरऑल की श्रेणी में ये अटलांटा जो कि यूएसए में ये नंबर 1 पे है। यहां पर आप पढ़ सकते हो कि दुनिया के शीर्ष 2 सबसे व्यस्त हवाई अड्डे कौन से। एक नंबर 1 पे आता है अटलांटा, 108 मिलियन से अधिक यात्रियों के साथ प्रथम स्थान पे है। दूसरा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो है कि दूसरे स्थान पर है। और हमारा इंडिया का आईजीआई कौन से नंबर पे? इसमें 9th नंबर पे पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र में 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रख दी है? तो ये हरियाणा में है। क्या नाम है इसका? दीनबंधु छोटू राम ताप बिजली संयंत्र। इसकी 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट भी संचालित कर दी गई है। 14 अप्रैल 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, हाल ही में चर्चा में रही सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संधि 19 सितंबर 1960 को इस्लामाबाद में हस्ताक्षरित हुई थी और इस संधि में विश्व व्यापार संघ ने मध्यस्थता की थी। भाई चर्चा में रही है सिंधु जल संधि, क्योंकि जैसी जो हमारे कहाँ पे जो अटैक हुआ था ना, जो आतंकवादी घटनाएं हुई थी जिसके विरोध में हमने ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, तो उसके संबंध में मतलब भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, सिंधु जल समझौते को, इंडस वैली मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको सस्पेंड करने की बात की गई थी। तो उस समय ये बहुत चर्चा में आ गई थी। तो देखो पहली बात, अच्छा प्रश्न है कि क्या ये इस्लामाबाद में साइन की गई थी? तो नहीं मेरे भाई, ये इस्लामाबाद में साइन नहीं की गई थी, बल्कि ये आप देखोगे कराची में। कहां पर? कराची में हस्ताक्षरित की गई थी। और डेट सही है 19 सितंबर 1960, ठीक है, लेकिन कराची में। दूसरा, ये वर्ल्ड व्यापार ट्रेड मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही मध्यस्थता की गई थी। किसके द्वारा? विश्व बैंक। हम वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में थे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे की ऐतिहासिक संधि है, जिसमें 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिलता है 80% और 3 नदियों का पानी जो है कि भारत को मिलता है 80%। और यहाँ पर मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी और ये साइन कराची में हुए थे। नदियों के अगर हम बंटवारे की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी नदियां, सिंपल सी बात है, जो पूर्वी नदियां हैं, जैसे मान लो कि अगर हम कश्मीर का ये कुछ हिस्सा ऐसे करके बना देते हैं भारत का, चलो मैं इससे बनाता हूँ भारत का, अगर हम कुछ कश्मीर का हिस्सा ऐसे करके बनाते हैं तो आप देखोगे कि ऐसे करके अगर हम कश्मीर में आते हैं तो यहाँ से जो नदियाँ आएंगी वो हमारी हो जाएंगी ईस्ट नदियाँ, यानी कि पूर्व नदियाँ, और ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा हमारा वेस्ट नदियाँ। हालांकि नदियों का उद्गम कहीं ना कहीं भारत में ही हो रहे हैं सभी नदियों का, लेकिन हमने पूर्वी नदियाँ इसको मान लिया और ये पश्चिमी नदियाँ हो गई। तो पूर्वी नदी जो भारत को मिलती है, रावी, ब्यास और सतलज, इसका पूरा नियंत्रण भारत को दिया गया है। पश्चिमी नदियों की बात करें तो सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका पूरा नियंत्रण पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। आगे प्रश्न को देखते हैं। अप्रैल 2025 में दुनिया की पहली ह्यूमनाइज्ड रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये चीन में किया गया है। बीजिंग के युजियांग में आयोजित हाफ मैराथन में पहली बार 21 ह्यूमनाइज्ड रोबोट्स ने हजारों मानव धावकों के साथ 21.1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया था, यानी कि रोबोट भी अब दौड़ रहे थे। हाल ही में चर्चा में रहे शिमला समझौता, ये भी जो है कि उसी समय समझौता चर्चा में था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि वही समझौता जब भारत और बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में थे, तो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, और हमारे जो चीफ आर्मी कमांडर थे मानेकशॉ, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा कि मानेकशॉ के ऊपर जो मूवी थी, ठीक है, विकी कौशल ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी उसमें, तो उनके नेतृत्व में
उनके नेतृत्व में क्या हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान नए देश के रूप में बांग्लादेश के रूप में इजाद हुआ। तो उसके बाद ही यहाँ पे शिमला समझौता हुआ। तो शिमला समझौता आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हस्ताक्षरित हुआ। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। और यह कारगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया था? नहीं मेरे भाई, कारगिल युद्ध तो आपका 26 जुलाई 1999 को विजयी हुआ और ये तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, मतलब बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, तो उसमें था। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। अगर हम बात करें इसके प्रावधान की, तो देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत था। प्रावधान की बात करते हैं तो विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और द्विपक्षीय बातचीत से होगा। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता दी गई और इसे एक तरफा बदलने की कोशिश नहीं होगी। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करने पर प्रतिबद्धता जताई, जिससे अब ये तय हो गया कि भैया जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, अब वो कहीं से भी अब आपका पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लीवर की बीमारियों से निपटने के लिए नई दिल्ली में किस पहल का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा हिल्ड पहल। हिल्ड पहल मतलब हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज। भारत में यकृत रोग से निपटने के उद्देश्य से अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी पहल है। सही बात है कि आज तक जो है कि आप देखो कि मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं, बीमारियां हमारी 90% बीमारियां हमारी पेट से होती हैं और पेट का अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लीवर में इन्फेक्शन होने लगता है, लीवर में स्वेलिंग आने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां से आती हैं और इसे यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य होता है मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामुदायिक पहुंच, नीति सुधार को यकृत देखभाल में एकीकृत करके शराब पर निर्भरता से जुड़े कलंक को कम करना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि भैया आपका लीवर खराब है यानी आप शराब पीते होगे, तो इस तरीके की चीजें भी खत्म की जाए और लीवर की बीमारी को भी दूर किया जाए। तो यहाँ पर अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान देना कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग, जो कि खाने योग्य उद्योग होते हैं, मतलब कि जो खाने योग्य वस्तुएं होती हैं और सूक्ष्म स्तर पे, तो इसका सही उत्तर देखते हैं स्टेटमेंट वाइज। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, पहली चीज। और यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक स्वरूप देने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2020-21 से 2024-25 तक लागू की गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो योजनाएं होंगी ना, ये दोनों ही सही हो जाएंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश को क्या मिला है? पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ऋण स्वीकृति की बात करें तो यूपी में औसतन 101 दिन में ऋण स्वीकृत होता है, जो कि बिहार में 110 दिन में और तेलंगाना में 190 दिन में। और ऋण वितरण में यूपी ने ऋण वितरण में 14% की वृद्धि दर्ज की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 418 पे अगर हम देखें, हाल ही में बंगलुरु स्थित किस पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है? ध्यान से समझ लो मेरी बात, ये पेमेंट के माध्यम से पूछ रहा है, यानी कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ऐसी कौन सी है जो भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया और वो बेंगलुरु में स्थित है? तो ये हो जाएगा जसपे, जिसको श्रेयांचल भी कहते हैं। क्या नाम है इसका? जसपे। अब यहाँ पर बंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो श्रेयांचल है, इसे 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। तो दोनों नाम आपको याद रखना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 419 नंबर पे, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन 4 से 15 अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया गया था। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई भैया कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी स्टेडियम वो कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक, और दूसरी बात ये भी स्टेटमेंट से है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष ट्रॉफी जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी वो यहीं पर आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को हराकर यह चैंपियनशिप जीती? तो नहीं मेरे भाई, पंजाब जीती थी और मध्य प्रदेश को हराई थी, उत्तर प्रदेश नहीं जीती थी। तो यहां पर केवल पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। चैंपियन टीम जो है स्वर्ण पदक जो जीती है वो पंजाब होती है, फाइनल में मध्य प्रदेश को हराकर चैंपियन बनी। और तीसरा स्थान जो कांस्य पदक मिला वो उत्तर प्रदेश को मिला, क्योंकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था, इसने मणिपुर को हराया था। तो उत्तर प्रदेश ने किसको हराया? मणिपुर को। और पंजाब फर्स्ट पे, सेकंड पे एमपी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला साहब को इससे सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित कुमार मंगलम बिरला को भारत की आर्थिक प्रगति में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। और लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना 2022 में हुई थी और पहला पुरस्कार ये 2022 में ही नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025, कौन सा कथन सही है? जापान ने पहली बार
सीट्स स्थान प्राप्त किया है। भारत कोमोरोस के साथ संयुक्त रूप से 148 स्थान पर है। तो दूसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पर जापान ने नहीं बल्कि आयरलैंड ने पहली बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिससे यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट भी बन गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास या संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है? तो ऑपरेशन अटलांटा के तहत जो है कि बात करेंगे भारतीय नौसेना के साथ यहाँ पर यूरोपीय संघ नौसेना बल, इन दोनों ने मिलकर जो है कि ऑपरेशन अटलांटा के तहत संयुक्त मिशन के तौर पे इसका अभ्यास किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे ओटावा कन्वेंशन। क्या है ये ओटावा कन्वेंशन? नाटो सदस्य पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक राज्य जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने ओटावा कन्वेंशन से हटने की अपनी घोषणा कर दी, यानी ओटावा कन्वेंशन से हटने की योजना की घोषणा की। कौन कौन है? पोलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया और 3 और बाल्टिक देश हैं। ये सभी के सभी नाटो देश हैं, जिसमें एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो इन्होंने ओटावा कन्वेंशन से हटने की बात की है। फिर वहीं पे ओटावा कन्वेंशन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य एंटी पर्सनल लैंडमाइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को समाप्त करना है। इसीलिए जो है कि इससे ये लोग अलग हट गए हैं। दोनों बातें सही हैं। एंटी पर्सनल लैंडमाइन कन्वेंशन जो कि 1997 के नाम से जाना जाता है, इसे आमतौर पर ओटावा कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसको अपनाया गया था 18 सितंबर 1997 में ओस्लो में राजनयिक सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट है आपका क्यास्नूर वन रोग। ये किस तरह की बीमारी है भैया? क्यास्नूर वन रोग यह एक वायरल रक्तस्रावी रोग की बीमारी है। क्यास्नूर वन रोग KFD जिसको भी हम बोलते हैं, या बंदर बुखार भी इसको हम कहते हैं, मंकी फीवर भी इसको हम कह सकते हैं। यह हाल ही में कर्नाटक के शिमोगा या शिमोगा चिकमंगलूर जिलों में बढ़ रहा है और ज़्यादातर यह एक टिक जनित वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही पाया जा रहा है और इसका जो मुख्य वाहक है वो है हेमाफिलस स्पिंजिरा। यानी आपको याद क्या रखना है कि KFD क्यास्नूर वन रोग कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटक के शिमोगा और चिकमंगलूर जिले में ज़्यादातर फैल रहा है तेजी से। आगे बात करते हैं, भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 21 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया। मंत्री का नाम याद रख लो, सर्बानंद सोनोवाल। क्या ये सही है स्टेटमेंट? इस पे भी आपको ध्यान रख के जो है कि क्वेश्चन को टिक करना होता है। तो बिल्कुल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन, जलमार्ग मंत्री तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और इन्होंने ही मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से संचालन किया इसका औपचारिक रूप से और इसकी क्षमता प्रति वर्ष 10 लाख यात्रियों की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, सी वाला सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, भारत की पहली एयरलाइन कौन सी बनी जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया? तो स्टार एयर ये पहली एयरलाइन है जिसने एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाया। क्या होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। स्टार एयर इंडिया एविएटर रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है, जो एक उभरती हुई पूर्ण सेवा क्षेत्रीय एयरलाइन है स्टार एयर, और वास्तविक भारत को जोड़ने के मिशन पर कार्य भी कर रही है। इसका मुख्य आधार कर्नाटक के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है, यानी कि जो मुख्य जो बेस है वो यहीं पर है। आगे बात करते हैं 427 क्वेश्चन नंबर की। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश है, बिल्कुल सही है। और भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल नहीं है, तो ये गलत है। भारत भी आर्टेमिस समझौते में शामिल हो चुका है मेरे भाई। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करें, बांग्लादेश भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश है जो विश्व का 54वां देश बन गया है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और भारत ने आर्टेमिस समझौते पर तो 21 जून 2023 को ही हस्ताक्षर कर दिए थे और वो विश्व का 27वां देश था। नासा ने 13 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य सरकार के स्टेट डिपार्टमेंट के साथ समन्वय के रूप में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा जो भूमि का रिकॉर्ड है, जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए इसको शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी, सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर इसे शुरू किया। तो किस नाम से किया? भू भारती पोर्टल के नाम से। जीरो पॉवर्टी P4 पहल के बारे में आपको जिक्र करना है, यानी कि चर्चा करनी जीरो पॉवर्टी P4 पहल के बारे में। 30 मार्च 2025 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की। इसका लक्ष्य राज्य की सबसे धनी 10% आबादी को सबसे गरीब 20% परिवारों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करके सामाजिक आर्थिक विभाजन को
कम करना है। ये इसके दोनों उद्देश्य क्या सही है कि नहीं? तो बिल्कुल दोनों उद्देश्य सही है। तो पहले बात एक ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो है कि 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है, तो उससे मैच मत कर देना इसको। वो उत्तर प्रदेश का पूरा नाम है जीरो पॉवर्टी अभियान। यहाँ पे जीरो पॉवर्टी P4 के नाम से है। जो किसने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुरू किया है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। P4 का मतलब यहां पर आप देख लीजिए। अच्छा, आंध्र प्रदेश ने इस राज्य को 2029 तक गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जीरो पॉवर्टी P4। P4 का मतलब हो गया पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, तो इसके माध्यम से होगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। क्या हो जाएगा? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने CEA ने मांग प्रतिक्रिया के साथ बिजली उत्पादन, पारेषण और भंडारण की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल स्टेलर मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 15 अप्रैल 2025 को दूसरा रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया, ये पूछा जा रहा है। तो आप इसे कहोगे बिल्कुल सही, क्योंकि ये रक्षा साहित्य महोत्सव है जो कलम और कवच 2.0 के नाम से जाना जा रहा है। इस वर्ष का विषय था रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना था। तो दोनों बातें ठीक है, थीम भी अच्छी है, मतलब थीम भी सही है और वो भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सुधारों का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स या रिफॉर्म्स ईयर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, 3 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में वेब आधारित जलाशय भंडारण निगरानी प्रणाली पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल भारत के 161 प्रमुख जलाशयों की जीवंत जल भंडारण क्षमता की निगरानी के लिए केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित किया गया। दोनों में कौन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसरो के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का 25 अप्रैल 2025 को निधन हो गया दोस्त। तो इसके बारे में आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है, और स्टेटमेंट ऐसे प्रश्न के बनते हैं यूपीपीसीएस में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो और उसका हाल ही में अगर देहांत हुआ है तो। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, के कस्तूरी मतलब कृष्ण स्वामी, ने भारत के पहले 2 पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों भास्कर प्रथम भास्कर 2 के परियोजना निदेशक के रूप में भी कार्य किया। बिल्कुल सही बात है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करने वाले 2 उपग्रह थे, जिसमें एक भास्कर 1 और दूसरा भास्कर 2 थे। तो इस परियोजना के निदेशक भी रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो उन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरपर्सन रहे थे। तो कोई और नहीं है के कस्तूरी रंगन, यही है। दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। इन्होंने 1994 से 2003 तक जो है कि इसरो के 5वें अध्यक्ष के रूप में काम किया और इस दौरान अंतरिक्ष विभाग के सचिव का दायित्व भी इन्होंने निभाया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी योजना शुरू की। यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयास से लागू की जा रही है। दोनों बातें सही हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका कि उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो रेशम सखी योजना, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा बीमा सखी योजना, ठीक है, जिसमें LIC एजेंट बनाया जा रहा है। इनको जो है कि 5 से 6 महीने ट्रेनिंग देके जो है कि सारा काम दिया जा रहा है ताकि इनके पास भी कुछ आजीविका के संसाधन हो सके। लेकिन यहाँ पर रेशम सखी योजना, और ये उत्तर प्रदेश की योजना है जिसमें राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग के संयुक्त प्रयास से लागू किया जा रहा है। दोनों बातें सही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह सहतूत रेशम और टसर रेशम का उत्पादन अपने घर पर ही कर सके। हालांकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की सभी 5 प्रजातियां होती ना, उन सभी का उत्पादन करता है, चाहे वो सहतूत रेशम हो, टसर रेशम हो, ओक रेशम है, मूंगा रेशम है, 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। उसमें भी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, कानपुर, बलिया कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन होता है। तो इसमें भी आपको 2 पे फोकस करना है, एक सहतूत रेशम और एक टसर रेशम। सहतूत रेशम का पालन प्रशिक्षण केंद्र कर्नाटक के मैसूर में, टसर रेशम का पालन प्रशिक्षण केंद्र झारखंड के रांची में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सहतूती जो रेशम वो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, लगभग पूरे भारत का 72% के आसपास, और टसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक झारखंड में होता है। योजना का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में हम 50,000 महिलाओं को इससे जोड़ सकेंगे और पहले चरण में 2025-26 में 15 जिलों की 7500 महिलाओं को इससे जोड़ा जाएगा। तो धीरे धीरे हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। तो पहले 1 वर्ष में कितने लोगों को जोड़ रहे हैं? 7500, 25-26 के लिए। अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्त
किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज को शुरू किया। राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने विभिन्न सरकारी विभागों और साझेदार संगठनों से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट को एक साथ लाने के लिए एकीकृत डेटा एक्सचेंज के रूप में कार्य करने की पहल का उद्घाटन किया है। 1 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी टीम की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने आधिकारिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। वंदना कटारिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे वंदना कटारिया भारत की सबसे अधिक मैच खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्ष 2009 में पदार्पण करने के बाद उन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 158 गोल किए थे। गोले नहीं, 158 गोल। तो भैया यहाँ पे दोनों बातें सही हैं। पहली बात, वंदना कटारिया किससे समझता है? हॉकी खिलाड़ी से समझता है, और सबसे अधिक मैच इन्होंने खेले हैं और टोटल अब तक इन्होंने 158 मैचों में 320 अंतर्राष्ट्रीय गोल दागे हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है भाई। और इनको 2021 में अर्जुना अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार और 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, डीआरडीओ, क्योंकि हमारे डीआरडीओ के द्वारा इसे तैयार किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MQ-1 विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किए थे। अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के बारे में विचार कीजिए। यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण 1 से 3 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया गया था क्या? तो टाइगर ट्रायम्फ तो भैया यूएसए के साथ होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण, और ये फ्रांस नहीं अमेरिका के साथ किया गया है। आगे देखते हैं 439 प्रश्न को। हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप जो समाचारों में देखे गए थे किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीपों से आयात पर 10% टैरिफ लगाया, जबकि इन द्वीपों से अमेरिका को कोई निर्यात नहीं होता था। ये द्वीप कभी कभार होने वाले शोध मिशनों को छोड़कर पूरी तरह से निर्जन है। यहाँ पे कोई भी निर्जन मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, और ऐसे पे जो है कि ट्रंप ने 10% टैरिफ लगा दिया, यानी उसे यही नहीं पता कि भाई कहाँ पे हमें टैरिफ लगाना है, कहाँ नहीं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका आयोजन फिलीपींस के मनीला में 4 अप्रैल 2025 को किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय प्रॉस्पेरियस, रेजिलिएंट, ओपन बिम्स्टेक यानी समृद्ध, लचीला और खुला था। तो दूसरा तो सही था, लेकिन फिलीपींस के मनीला में नहीं किया गया था, बल्कि इसका जो शिखर सम्मेलन था वो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था 4 अप्रैल 2025 को।